आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट प्रवेशियर 2022 के सोशल साइंस के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो रीट 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसकी कुछ क्लासें हम पहले दे चुके हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि ऊंट उत्सव और जिले। तो उत्सव और जिले किससे संबंधित माने गए हैं, उन्हीं को इसमें मिलान करना है। तो ऊंट उत्सव जो है यह बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ऊंट उत्सव जो है बीकानेर में मनाया जाता है। और मरु उत्सव यह जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मरु उत्सव जो है यह जैसलमेर में मनाया जाता है। और पतंग उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। और मेवाड़ उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, उदयपुर में मनाया जाता है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। तो ऊंट उत्सव जो है बीकानेर में मनाया जाता है और मरुस्थल जैसलमेर में, पतंग उत्सव जो है जयपुर में, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। तो देखते हैं, पहले का बी, दूसरे का ए और तीसरे का डी, चौथे का सी। तो इस प्रकार से इसका आंसर पहला सही माना जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य माना गया है। नंबर 1, जवाहर सागर अभयारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। नंबर 2, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में है। नंबर 3, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। नंबर 4, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत माना गया है? तो इनमें से जो गलत माना गया है, नंबर 4 गलत माना गया है, क्योंकि राजस्थान का जो कल्प वृक्ष रोहिड़ा नहीं जबकि खेजड़ी है। क्या है? राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी है, इसलिए यह गलत माना जाता है। जबकि जवाहर सागर अभयारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, यह सही है। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में है, यह भी सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लूनी, जोजरी, बनास, मेनाल, माही, बाणगंगा, चंबल, पार्वती। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो माही, बाणगंगा सुमेलित नहीं है, बाकी लूनी, जोजरी, बनास, मेनाल और चंबल, पार्वती यह सभी सुमेलित हैं, लेकिन माही, बाणगंगा सुमेलित नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अजमेर के पास स्थित पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजमेर के पास स्थित पुष्कर में बरहा मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था? नंबर 1 अजयराज, नंबर 2 अर्डोराज, नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ और नंबर 4 पृथ्वीराज चौहान। तो अजमेर के पास में स्थित पुष्कर में बरहा मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था? तो बरहा मंदिर का जो निर्माण किया गया था वह अर्डोराज के द्वारा किया गया था। बरहा मंदिर जो था
भगवान विष्णु को समर्पित था, जो अर्डोराज ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का राजनीतिक एजेंट कौन था? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का राजनीतिक एजेंट कौन था? नंबर 1 जेडी हॉल, नंबर 2 इंडन, नंबर 3 मेजर वर्टन, नंबर 4 मैक मेसन। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के समय जो सिरोही का राजनीतिक एजेंट था वह जेडी हॉल माना जाता है। किसको? जेडी हॉल को 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का राजनीतिक एजेंट माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? फलासिया, सामलिया, कोलियारी या मानगढ़। तो मोतीलाल जो तेजावत थे वो कोलियारी गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? नंबर 1 लील टांस, नंबर 2 निर्ग्रंथ, नंबर 3 धरती धौराद्री, नंबर 4 शबद। तो 1987 का जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की लील टांस साहित्यिक रचना को दिया गया था। किसको? कन्हैयालाल सेठिया की लील टांस रचना को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? नंबर 1 किशनगढ़, नंबर 2 झालावाड़, नंबर 3 प्रतापगढ़, नंबर 4 सिरोही। तो हातल गांव का संबंध राजस्थान के किस एकीकरण से जुड़ा है? तो वह सिरोही रियासत के एकीकरण से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? किसको? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? नंबर 1 मेहरानगढ़, नंबर 2 नाहरगढ़, नंबर 3 सिवाड़ा, नंबर 4 तारागढ़। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने तारागढ़ दुर्ग को किसको? तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? नंबर 1 बेड़ेश्वर मेले को, नंबर 2 केला देवी मेला को, नंबर 3 जीड़ माता मेला को, नंबर 4
डिग्गी मेला को। तो आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के बेड़ेश्वर मेला को कहा जाता है। किसको? आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है वो राजस्थान के बेड़ेश्वर मेला को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि थमड़ियो, थेड़ियो, आड़, ठुस्सी, थमड़ियो, थेड़ियो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? नंबर 1 सिर में, नंबर 2 कंठ में, नंबर 3 हाथ में, नंबर 4 कमर में। तो थमड़ियो, थेड़ो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कंठ में धारण किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक के द्वारा करवाई गई थी? तो नंबर 1 सवाई जयसिंह, नंबर 2 सवाई राम सिंह, नंबर 3 जगत सिंह, नंबर 4 जसवंत सिंह। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना सवाई राम सिंह के द्वारा करवाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? नंबर 1 स्त्रियों के द्वारा, नंबर 2 पुरुषों के द्वारा, नंबर 3 स्त्रियों व पुरुषों के द्वारा, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो बालर नृत्य जो है स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस उद्देश्य की संप्रांति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? नंबर 1 ज्ञान अर्जन, नंबर 2 बोध का विकास, नंबर 3 ज्ञान का अनुप्रयोग, नंबर 4 क्रियात्मक कौशलों का विकास। तो किस उद्देश्य की संप्रांति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो वह है क्रियात्मक कौशलों का विकास। क्रियात्मक कौशलों के विकास के माध्यम से मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसने कहा है? नंबर 1 दुर्खिम ने, नंबर 2 वॉशिंग ने, नंबर 3 अरस्तू ने, नंबर 4 टीपी नन ने। तो शिक्षा जो है वो नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह जो कथन है दुर्खिम ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 हार्वर्ड मॉडल, नंबर 2 मॉरिसन मॉडल, नंबर 3 आशुबल मॉडल, नंबर 4 टर्नर टीचिंग मॉडल। तो मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को मॉरिसन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 अधिग्रहण, नंबर 3 विश्लेषण, नंबर 4 मूल्यांकन। तो निम्नलिखित में से ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से जो संबंधित नहीं है तो वह अधिग्रहण जो है ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, जबकि ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुदेशन विधि की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि से संबंधित है। नंबर 1 ITCI अध्यापक नियंत्रण अनुदेशन, नंबर 2 LICI अभ्यर्थी नियंत्रण अनुदेशन, नंबर 3 TLIC इंटरेक्टिव परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया अनुदेशन, नंबर 4 GCI समूह नियंत्रण अनुदेशन। तो अनुदेशन विधि की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि से जो संबंधित माना गया है वह है GCI समूह नियंत्रण अनुदेशन। अगला प्रश्न देखते हैं कि मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र के द्वारा किया जा सकता है। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1 मापन मूल्यांकन मूल्य निर्धारण, नंबर 2 मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मापन मूल्यांकन मूल्य निर्धारण मापन प्लस मूल्यांकन। तो मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो मूल्यांकन मापन मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन मापन मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पद प्रयोजन विधि का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा पद प्रयोजन विधि का भाग नहीं है। नंबर 1 परिस्थिति उत्पन्न करना, नंबर 1 परिस्थिति उत्पन्न करना, नंबर 2 प्रयोजन का चुनाव करना, नंबर 3 सूचना विश्लेषण, नंबर 4 प्रयोजन का मूल्यांकन। तो निम्न में से कौन सा पद प्रयोजन विधि का भाग नहीं है। तो सूचना का विश्लेषण जो है वो प्रयोजन विधि का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो 1986 मूल्यांकन के अंतर्गत कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है। नंबर 1 मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, नंबर 2 मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, नंबर 3 मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए और नंबर 4 है प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। तो 1986 में जो मूल्यांकन और व्यापक निरंतर बनाने के निम्न सुझाव नहीं दिए गए हैं तो वह है कि प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, यह सुझाव नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। नंबर 1 पोस्टर,
नंबर 2 समय तालिका, नंबर 3 रेखा चित्र या नंबर 4 ग्राफ। तो कक्षा शिक्षण में जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है वह है ग्राफ। ग्राफ जो है कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वह स्थान है नंबर 1 भ्रमण, नंबर 2 संग्रहालय, नंबर 3 अवलोकन, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह स्थान संग्रहालय है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निरपेक्षों को जाना जाता है। नंबर 1 भांगर, नंबर 2 खादर, नंबर 3 भावर, नंबर 4 तराई। तो उत्तर भारतीय मैदान में जो बाढ़ निर्मित नए युवा निरपेक्षों को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में बहुयातायात से पाए जाने वाले वन कौन से हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, नंबर 3 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर 4 पर्वतीय वन। तो भारत में बहुत यातायात पाए जाने वाले वन कौन से हैं। तो उष्ण पर्णपाती वन। तो भारत में उष्ण पर्णपाती वन जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन हैं। इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी फसल को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो नंबर 1 कपास, नंबर 2 जूट, नंबर 3 भांग, नंबर 4 प्राकृतिक रेशम। तो कौन सी फसल को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। तो जूट को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि धात्विक खनिज युग्म हैं। धात्विक खनिज युग्म हैं। नंबर 1 मैग्नीज तांबा, नंबर 2 तांबा ग्रेफाइट, नंबर 3 लोहा अभ्रक, नंबर 4 अभ्रक डोलोमाइट। तो धात्विक खनिज जो युग्म हैं वो मैग्नीज तांबा जो है एक धात्विक खनिज माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है। नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 हिमालय यवयु, नंबर 3 सर्पगंधा, नंबर 4 अक्सलगुड़। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि जो है भारत के हिमालय यवयु वृक्ष से पौधे से प्राप्त होती है। किससे? हिमालय यवयु कैंसर रोधी औषधि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है।
राजस्थान के सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में पालर पानी जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? नंबर 1 नदी का जल, नंबर 2 भूमिगत जल, नंबर 3 नहरी जल, नंबर 4 वर्षा जल। तो राजस्थान के सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में पालर पानी जो है वो वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है। वर्षा जल के पानी को पालर पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले में सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया गया है? राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया गया है? तो नंबर 1 जोधपुर, नंबर 2 जैसलमेर, नंबर 3 बाड़मेर, नंबर 4 बीकानेर। तो राजस्थान के कौन से ज़िले में भारत का सबसे बड़ा जो सौर पार्क स्थापित किया गया है वह जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया गया है। आपके 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।